इवनिंग बेटा। फर्स्ट पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर बोल दो, देखो किसमें डाउट्स हैं आपको। फिफ्टी वन से सिक्सटी तक देखो, कोई डाउट है तो। हेलो। हाँ जी सर। नहीं, मैं क्लास ले रहा सी। हाँ जी। कि मैं दसो, बस 6 बजे फ्री हो जाऊंगा। मैं कर दूँ तुम्हें। 10 तारीख में है हले वो। 10 अप्रैल में। लेट डेट होगी सर। कोई गल नहीं, मैं दस दूंगा जो लोड होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। देखो बेटा, कोई 60 तक डाउट है तो। 65 तक। फर्स्ट पेपर में से कर रहे हैं पहले। 70 तक चेक करो। टेस्ट वन में से कोई भी डाउट है। 80 तक। 90 तक। 100 तक टेस्ट वन में कोई भी डाउट है। टेस्ट वन में देख लो बेटा, कोई भी डाउट है फिर। 100 तक। कोई आंसर में डाउट हो। टेस्ट टू में देख लो। टेस्ट टू में चेक करो। 51 से 60 तक कोई भी डाउट है टेस्ट टू में। टेस्ट टू में 70 तक कोई भी डाउट है। 58 देखो। टेस्ट टू का 58, मेटल फॉर्म्स क्लोराइड 2 और 4, ये वाला है। तो बेटा 2 और 4 में से आयनिक करेक्टर देखना हमने, किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। हमें आंसर इसका ए दिया हुआ है 58 का। तो MCl2 इज मोर आयनिक देन MCl4, ये तो सही लग रहा है मुझे। क्योंकि M2 पॉजिटिव में और M4 पॉजिटिव में से 4 पॉजिटिव का फजान रूल के अकॉर्डिंगली पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी। M2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, M4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मोर पोलराइजेशन होगा, लेस पोलराइजेशन होगा।
लेस पोलराइज होता है, मोर पोलराइज होता है, ज्यादा खींचता है फोर पॉजिटिव। इस वजह से MCl2 मोर आयनिक होगा, जबकि MCl4 मोर कोवलेंट होगा। चेक करो बदे ही ये आंसर बनना चाहिए बेटा। ओके सर। सर सर इसकी इसकी बी सी ऑप्शन बता दो। बी ऑप्शन, हाइड्रोलिसिस तो टॉपिक ही बेटा कोवलेंट का है, जितना ज्यादा कोवलेंट उतना ज्यादा हाइड्रोलाइज होता है। आयनिक तो हाइड्रेटेड होते हैं, हाइड्रेशन होती है उनमें, हाइड्रोलिसिस नहीं होती। तो हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज होता है कोवलेंट के लिए। मोर वोलेटाइल, आयनिक नहीं वोलेटाइल होते, कोवलेंट फिर भी वोलेटाइल होते हैं, तो थर्ड भी गलत है। मतलब बस आयनिक और उसके करेक्टर्स ही हैं, बाकी तो। फोर्थ भी देखो, इथेनॉल में कैसे घुलेगा, आयनिक है, आयनिक है तो किस में घुलेगा, पानी में घुलेगा। तो MCl2 मोर आयनिक है, बाकी सारे उसके उल्टे लिखे हुए हैं करेक्टर। अगर जान ज्यादा आयनिक है तो कम हाइड्रोलाइज होगा, ज्यादा आयनिक है तो कम वोलेटाइल होगा, ज्यादा आयनिक है तो कम सोलुबल होगा इथेनॉल में, पानी में ज्यादा होगा। तो इसलिए सिर्फ फर्स्ट सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, बाकी सारे आयनिक का उल्टा लिख रखा है। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में बहुत बड़ा फर्क है बेटा। जो आयनिक है वो हाइड्रेशन होती है उनकी, हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज होता है कोवलेंट के लिए। ठीक है, 69 बता रहा हूँ। BrF3 मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका आंसर हमारे पास सी है। लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाती है। ये एनसीईआरटी की सेम लाइन लिखी हुई है। BrF3 टी शेप बनता है। तो लोन पेयर अगर मैं इसे यहाँ कोई लोन पेयर रख लेता, सपोज यहाँ कोई लोन पेयर रख लेता, ऐसे बना देता, तो यहाँ लोन पे रिपल्शन ज्यादा आती, 90 डिग्री के एंगल है। और लोन पेयर भी ज्यादा आती क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। तो फिर लोन पेयर भी कम हुई है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी क्या हुई है, कम हुई है। नेक्स्ट देखो, आई थिंक एनसीईआरटी में पढ़ा था बेटा, ये पेज नंबर दिया हुआ है 115 पे देते हैं, वहां एक लाइन लिखी हुई है BrF3 की। हाँ जी सर, बस मुझे ये डाउट था कि पहले हमने क्वेश्चन आ रखा है तो शायद ए ऑप्शन किया था। नहीं नहीं, वो अलग था, वो BrF3 का नहीं आया हुआ, वो किसी और का आया हुआ है। ओके सर। PYQ है ना। हाँ जी। हाँ, वो ध्यान से पढ़ना, मुझे भी डाउट है इसमें, क्योंकि PY मैंने भी चेक किया था, लेकिन वो अलग है क्वेश्चन PYQ का, ये तो एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। हाँ जी सर। नेक्स्ट देखना, 76 एंड 82 कर रहा हूँ। 76 देखो, डेल्टा G एंड डेल्टा S गिवन है। डेल्टा G निकालनी है, कितनी होएगी। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले डेल्टा H निकाल लो आप, फिर डेल्टा H से डेल्टा U निकालो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT।
ऐसे करके आया किसी का आंसर? यस सर। पहले तो डेल्टा एच निकाल लेते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें वैल्यू भर के बेटा आपका डेल्टा एच निकल जाएगा, ये आ जाएगा -480 kJ/mol। ठीक है। जब डेल्टा एच निकल जाएगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगाना है। डेल्टा एन जी सिलेक्शन का 76 का देखो कितना दिया हुआ है, ए से बी और 2 सी। तो डेल्टा एन जी आई थिंक 3 - 1 2 आ जाएगा, है ना। आर भर लो 8.314, टेम्परेचर 2000, ये आया है 480 kJ थे, तो इसे किलो बना लो, डिवाइड 1000। डेल्टा एच 400 है। तो ये मैं कह रहा था बेटा, आंसर इसका गलत आ रहा है। ये आंसर बनेगा इसका, इसका आंसर ही चेंज है 76 का। डेल्टा एच 400 आ रहा है। डेल्टा एच 400 आ रहा है। हाँ जी। फिर ए ऑप्शन बन रहा है आंसर। चेक कर लो बेटा, सोल्यूशन में ये 480 लिखा हुआ है मेरे पास। 400 आ रहा है
डेल्टा 400 आ रहा है। यस सर। यस सर। ये 400 लो, ये Plus 400 400 लो, ये 400, तो फिर 433 बन गया। तो प्लस फोर्थ 400 आंसर बन गया। प्लस 400। प्लस 400, फिर माइनस का 33 करके ए आंसर बना इसका। ठीक है, ये बनना था किसी का आंसर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसे आंसर करेक्ट कर लेना। हमारे पास बी था, इसका आंसर गलत है। हाँ, आगे देखो। हेलो। नमस्कार सर। हाँ जी। सर मैं जैस की मम्मी बोल रही है, तो वहाँ अपने कितने तो क्लास को स्टार्ट है 4 अप्रैल तो है जी। ग्रुप चैट नहीं करा जी फुल गई थी ग्रुप से बनाया जी। नहीं, ग्रुप तो बना था जी, ये था मतलब फॉर्म भर के गए सी किमें सी। पंजे साथ करे सीगा करे ही आई थी ਆਪਾਂ करे मिले सीगे। अच्छा, मेरे एक्चुअली कई बारी रह ਜਾਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। सर से उन्होंने चैट कर लिया। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਰਹਿ ਗਏ। हाँ जी सर मैं भेज देनी है सर। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है सर ओके। 96 का तो बेटा सी गलत है। सी में डेल्टा यू होता है, चेंज इन एनर्जी होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, जबकि बाकी दोनों में ठीक है, दोनों इक्वेशन सही है। तो 96 चेक करो, ए और बी सही लग रहे हैं। सी में ये गलती है, यू लिख दिया उसने, यू नहीं होता, चेंज इन एनर्जी होता है डेल्टा यू, जबकि ऊपर वाले सही है, स्टेट फंक्शन लेके हम करते हैं। ठीक है, तो चेक करो 96 में कुशान। यस सर। और कोई देखो। सर 82। 82, 81 भी है, 82, 80 भी है। इसी का है ना सेकंड का। यस सर। पहले 80 कर रहा हूं मैं। 80 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है मेरे पास, इसका आंसर दिया हुआ है, डी दे रखा है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। पहला करेक्ट है, ये एज सच लाइन लिखी हुई है, वेक्टर क्वांटिटी बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन जो है इसमें स्मॉल एरो विद टेल ऑन द नेगेटिव लेते हैं, हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव लेते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, मिला कि नहीं, पेज नंबर खोल लो। सेकंड में जो क्रॉस्ड एरो है उसमें शिफ्ट ऑफ चार्जेस जो है वो गलत लिखा हुआ है, चार्जेस नहीं होते, शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में गलती ये है। 80 के स्टेटमेंट 2 में शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए था, चार्जेस नहीं होता। अगर हम ऐसे दिखाते हैं HCl तो ये ऐसे दिखाएंगे, क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, चार्ज तो इस पे है ही नहीं, चार्ज की शिफ्टिंग नहीं दिखा सकते, है ना। तो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए था, उसने क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट ऑफ चार्जेस, तो ये रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट ठीक है, वो कहता बाय कन्वेंशन लिया हमने ये वेक्टर क्वांटिटी के टेल की तरफ स्मॉल एरो, नेगेटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव। ठीक है, केमिस्ट्री में उल्टा लेते हैं, अदरवाइज फिजिक्स में जो कन्वेंशन है जो लिखी हुई है, ये वाली ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, पढ़ लेना। पढ़ा है अपने केमिस्ट्री पेज वाली नहीं नंबर? फॉलो करेंगे? नहीं बेटा, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना, कि बाय कन्वेंशन हम ये मानते हैं, केमिस्ट्री में हमने उल्टा मानना हुआ है। ठीक है, तो जो उसने लिखी यस हुई है लाइन उसे कहते हैं। चेक करो, आपको मिल गया एनसीईआरटी में लाइन।
सब मिल गया था सर, मैंने फिर वही मेरे को लगा केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री वाली नहीं, उसने कन्वेंशन स्पेशली लिखा है, उसने बाद में लिखा है ये चीज कि केमिस्ट्री में हम उल्टा लेते हैं, यस बाय सर। कन्वेंशन हम ये मानते हैं। ठीक है, 80 के बाद 81 था। एट्टी के बाद 81, 82। एट्टी वन इज, इसमें मैंने करेक्शन करवाई थी या नहीं, किसी ने कर दिया ऐसे ही है? इसमें ओनली पाई बॉन्ड्स लिखाना था, इसमें ओनली पाई बॉन्ड्स हैं। तो हमने एमओडी का क्वेश्चन किया था जिसमें C2 ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, C2। 81 का आंसर हमारे पास सी है, यस। क्योंकि C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 इलेक्ट्रॉन में ऐसे भरते थे, सिग्मा 1s एंटीबॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटीबॉन्डिंग, फिर आता है पहले पाई 2px, फिर पाई 2py, ऐसे ही भरा जाता है। जब पहले सिग्मा 2pz भरा जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसमें ये कैंसिल हो गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये कैंसिल हो गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ये वाले जो हैं बॉन्ड ऑर्डर दो निकालते हैं और बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बन रहा है। अगर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है तो फिर इट मींस कौन सा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड बना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता था, याद आ गया या नहीं? ये सिर्फ पाई बॉन्ड वैसे तो होते नहीं, लेकिन एमओटी के बेस पे हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि सिग्मा के बिना एक मॉलिक्यूल है जिसमें ओनली पाई बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, बहुत बार करते थे हम ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना के। 82 देखो, इसने इसका भी एनसीईआरटी में पेज लिखा हुआ है, N129 पे है। 82 कर रहे हैं। Many endothermic reactions that are not spontaneous at room temperature become spontaneous at high temperature। क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा एस देखें तो मान लो डेल्टा H एंडोथर्मिक है, मीन्स अनफेवरेबल है, तो रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। ये वाली टर्म नेगेटिव बनाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, हाई। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस विल बी स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, टी ज्यादा होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट चेक करो, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, चाहे तो ये कह लो ये वाला टर्म इंक्रीज हो गया, चाहे ऐसे कह लो कि डेल्टा एस होता क्या है, क्यू बाई टी। तो अगर हम किसी को हीट करते हैं तो हीट क्यू बढ़ जाएगी। वैसे सोचते हैं भी अगर मैं सॉलिड को हीट करूं, सॉलिड को हीट करने से उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हो सकता है वो लिक्विड भी बन जाए, लिक्विड को हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, हो सकता है वो गैस भी बन जाए। इट मींस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो जाती है, ज्यादा। अगर एंट्रोपी ज्यादा हो जाती है बेटा तो ये एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है। अगर ऐसे सोचें भी, एक फेवरेबल फैक्टर कौन सा है, फेवरेबल फैक्टर इज एंट्रोपी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं भी इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंट्रोपी बढ़ रही है तो फेवरेबल फैक्टर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो सर ठीक फिर है, तो एक्सप्लेन कर स्पॉन्टेनियस रहा के है, लिए एक रिएक्शन, सर फिर एक्सप्लेन हो नहीं गया, इन्होंने मतलब सेकंड दिया है।
एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। कोई और बताओ भी कैसे किया था हमने अक्षित? सर इसके अंदर सर सेकंड में एंट्रोपी लिखा है, डेल्टा एस नहीं लिखा। इसके अंदर इक्वेशन के हिसाब से तो टी बढ़ता है इसलिए डेल्टा जी और नेगेटिव हो जाता है, और इक्वेशन में साथ में डेल्टा एस है। स्टेट और रीजन के अंदर उसने एंट्रोपी लिखा है, वो तो जनरली उसने बता दिया कि एंट्रोपी इंक्रीज करती है, वो तो हर केस में इंक्रीज करेगी। नहीं मतलब वैसे सर रीजन में तो टी सर डेल्टा या तो एस तो लिखा होता कि इंक्रीज डेल्टा एस इंक्रीज कर रहा है कोई फैक्टर से, तो ठीक था रीजन, बट उसने सिर्फ एंट्रोपी लिखा है। सॉल्यूशन देखने दो मुझे। T delta S increases with increase in temperature। बी दिया हुआ बेटा इसका आंसर तो। फिर हम ऐसे कह लेते हैं, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। डेल्टा सिर्फ किसका बढ़ रहा है? सिस्टम का। जबकि ओवरऑल अगर डेल्टा से बढ़ता है यूनिवर्स का, तब रिएक्शन क्या बनती है? रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। तो सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से ओवरऑल डेल्टा से बढ़ता है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की तरफ जाती है। इसलिए फिर हम ये वाला सिर्फ फैक्टर ऐसे मानेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला टर्म बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो क्या हो रही है? स्पॉन्टेनियस। तो दोनों अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट देखो, सेकंड टेस्ट कर रहे हैं सुचित्रा। देखो बेटा कोई और डाउट है तो 82 पे आ गया हम तो। टेस्ट 2 में कोई इससे पहले डाउट है तो ले लो। 85 कर रहे हैं। 85 का कोई चेंज तो नहीं किया आंसर हमने? 85 को कोई आंसर तो नहीं करेक्शन हुई? क्या आंसर है तुम्हारे पास? डाउट क्या है बेटा अक्षित? सर 1 दिया है सर मेरे पास तो आंसर। 1 दिया है। 1 and 2 आर करेक्ट। अच्छा, दोनों करेक्ट है। पहले तो करेक्ट है ही है, रिवर्सिबल में ज्यादा होता है, मैक्सिमम अमाउंट वर्क कब होता है? रिवर्सिबल में। दूसरे में डाउट है? यस सर। सेकंड में मुझे भी डाउट है। अभी कोई और बताओ सेकंड में क्या डाउट आ रहा है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज वाला डाउट है ना? कांस्टेंट रहनी चाहिए। कोई और चेक करो भी, क्या करें इसका आंसर? इंटरनल एनर्जी वाला जो स्टेटमेंट है उसमें डाउट आ रहा है। वर्क डन पॉजिटिव है, चलो कंप्रेशन है, ठीक है, पर इंटरनल जो जीरो रहती है ना। सर वो सिर्फ गैसेस के केस में है। गलत नंबर पे भेज दिया उसने, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया। क्या कह रहे हो? सर श्योर आपने इसका दिया था। चेंज करवा दिया था? यस। चेंज कर लो बेटा इसका। इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी। इसका आंसर अक्षय तुम्हारा सही है, पहला सही है, ओके सर। दूसरा इनकरेक्ट है। आंसर की में भी करेक्ट हुआ हुआ है मेरे पास। 85 का बी हुआ हुआ है आंसर की में। जो अपडेट आंसर की है ना इसमें हमने 85 का बी किया हुआ है। करेक्ट कर लेना अपना। आगे देखो, 90 तक कोई और है? 100 तक?
टेस्ट 3 में देखो, थर्ड टेस्ट में टेस्ट थर्ड का 52 कर रहा हूँ, 62। टेस्ट थर्ड खोल लो, 62 कर रहा हूँ। सिक्सटी टू का आंसर बेटा डी है मेरे पास, है ना? कोई करेक्शन तो नहीं हुआ इसमें? डी दिया हुआ आंसर की में। ये तो ठीक है, इंट्रामोलिकुलर, इसका डी ही आएगा 62। टेस्ट 3 का डी आंसर करेक्ट है, क्योंकि H2O2 में दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, एक बनेगा वाटर और एक बनेगा O2। तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ही चेंज होता है, एक ही एटम है जिसका चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये है -1, इधर हो जाएगा -2, 0। एक अलग मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, एक अलग मॉलिक्यूल है जिसमें रिडक्शन हो रही है। जैसे इसमें रिडक्शन हो रही है, इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर मानी जाती है, इंटर मॉलिक्यूलर। बाकी सारे इंट्रा मॉलिक्यूलर हैं। अगर फर्स्ट में देखो आप, तो इसमें नाइट्रोजन बना है, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम है, लेकिन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग चेंज हो रहा है। अगर इस नाइट्रोजन का देखोगे ऑक्सीडेशन, तो -3 से 0 गया, इसका देखोगे तो +3 से 0 गया। तो एक ही मॉलिक्यूल का एक हिस्सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा हिस्सा क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का आधा पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो आधा पार्ट रिड्यूस हो रहा है, उन्हें हम कहते हैं इंट्रा। तो ये इंट्रा है। सेकंड भी इंट्रा है, क्योंकि इसमें मैग्नीज है जो ऑक्सीडाइज, मैग्नीज है जो ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगा? 14 to 7, 7 से आ रहा है 4। मैग्नीज है जो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ये 0 हो रहा है -2 से। तो फिर से एक ही मॉलिक्यूल का एक हिस्सा मैग्नीज वाला रिड्यूस हो रहा है, दूसरा हिस्सा ऑक्सीजन वाला क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो इंट्रा हो गया विद इन सेम मॉलिक्यूल। थर्ड में भी KClO3 में Cl+5 से Cl-1 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? -2 से 0। तो एक हिस्सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक हिस्सा क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो ये तीन तो इंट्रा हैं बेटा, लेकिन फोर्थ वाले में एक सिर्फ ऑक्सीजन का ही चेंज हो रहा है। अगर एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो इट मींस एक मॉलिक्यूल का एक ही हिस्सा चेंज हो रहा है, दूसरा तो हो ही नहीं रहा, तो इंट्रा तो ये हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमने सोचा भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेके कर सकते हैं, एक की ऑक्सीडेशन एक की रिडक्शन, तो इसे इंटर मॉलिक्यूलर में रखा है। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर है, बाकी क्या है? इंट्रा। चेक कर लो, 62 समझ आ गया? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, 70 तक कोई और? $76 and $98। 76 कर रहा हूँ पहले। 76 से पहले है किसी का तो बोल सकते हो भी। 52। 52, यस सर। 52 and 76। 52 देखो, 52 is फोर मोल्स आर्गन के। जो आर्गन का हिस्सा है ना बेटा 4 मोल्स का, तो तुम्हें पहले निकाल देना पड़ेगा।
ई टोटल कितना हो जाएगा, एन आर टी बाई वी। नंबर ऑफ मोल्स टोटल हैं 4 + 5 9, 100 लीटर कैपेसिटी है, 610 है। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वाज फाउंड टू बी, तो इसमें टोटल प्रेशर देखो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 0.082 इंटू 610 डिवाइड 100 क्या है, लीटर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 4.5 ATM। चेक करो इसे, क्रॉस चेक करो एक बार। ये टोटल में से हमें सिर्फ PCl5 का चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होगा, तो हमें PCl5 का अलग निकाल लेना है। कैसे निकलेगा, डाल्टन्स लॉ से। PCl5 डाल्टन्स लॉ से मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन 9 में से 5 मोल इसके हैं, तो इसका हिस्सा कितना आ गया, ये चेक करो, 0.5 इंटू 5 2.5। इट मीन्स बाकी हिस्सा किसका बचा, आर्गन का। 4/5 इंटू 4.5 मीन्स 2। अब 2 तो एज सच ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो 2.5 है, इसमें से तुम ऐसे ले सकते हो कि x कम हो गया, x बन गया, x बन गया, और x निकल जाएगा। अभी टोटल जो है वो हो जाएगा P आर्गन प्लस P PCl5 प्लस P PCl3 प्लस PCl2। और 2 तो इसका आर्गन का तो वैसे का वैसे ही रह गया, ये हम निकाल लेंगे 2.5 माइनस x प्लस x प्लस x करके। टोटल उसने दिया कितना हो गया, 6.0 हो गया। इससे x निकाल लो, x कितना आ गया, 1.5 आ गया। x 1.5 लेके बेटा आगे KP निकालना है, कर लोगे आगे। ये 1.5 है, 1.5 है, ये 2.5 माइनस 1.5 कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा ना। तो K कैसे निकलेगा, K इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड 1। ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2.25। ठीक है, चेक करो, यस सर। ए आंसर आ रहा है। तो आर्गन आर्गन जो मिक्स किया है उसका प्रेशर नहीं चेंज हो रहा, आर्गन का प्रेशर हमने अलग निकाल लिया। 2.5 पे इक्वेशन लगेगी, 2.5 माइनस एक्स एक्स एक्स, उससे एक्स निकाल लेंगे और उससे के निकालना है हमने। आर्गन का कोई ज्यादा रोल है नहीं है। आगे कर रहे हैं 76। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम रिस्पेक्टिवली। पहले में तो क्रोमियम 3 आ रहा है, क्योंकि -3 ये 0 ही हो गया, तो ये कितनी आ गई, x -3 0, तो x कितना आ गया, +3। ठीक है, दूसरे में क्रोमियम बेंजीन है, बेंजीन का तो 0 ही होता है, तो उसका 0 ही आ जाएगा। तीसरे में 2 तो K का हो गया, 2 साइनाइड का हो गया, एक O के बाहर है 2, एक O2 है। ये वाले ध्यान दो, O2 तो 0 है बेटा, डाई ऑक्सीजन है, नॉर्मल न्यूट्रल है 0। लेकिन ये ऑक्साइड होगा, क्योंकि 2 नेगेटिव हम अलग लिखते हैं, तो इसका फिर 1 का 2 नेगेटिव है, 2 का 4 नेगेटिव हो गया, ये -2 हो गया, ये x मानो, ये +2 मानो। चेक करो x कितना निकलता है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ये भी 0 ही है। 4 वाला आंसर आना चाहिए 304, फोर्थ आंसर बनेगा 76 का। चेक करो, ये ध्यान दे लो बेटा इन दोनों पे। एक O दिया है ऑक्साइड, एक O2 दिया है, और हमारे पास 2 ही ऑप्शन आ सकते हैं, या तो थर्ड या फोर्थ। ठीक है,
नेक्स्ट चेक कर लो। पूछना कुछ आदित्य इसमें 70 इसमें। ये O2 लगा कैसे होगा क्रोमियम पे? इससे तुमने क्या लेना कैसे लगा होगा? मॉलिक्यूल है, कैसे भी लगे, हमें क्या मतलब है उससे। नाइट्रोजन कैसे लगता है, O2 कैसे लगता है, लोन पेयर से लगेगा। वो कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो क्वेश्चन पूछा उसमें रहो ना तुम। ये तो पूछा नहीं कि क्वेश्चन बॉन्ड कैसे बना है। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन सकता? कितनी बड़ी बात है इसमें। लोन पेयर होगा, एक दे देगा एक ले लेगा। 90 तक चेक करो बेटा, कोई और है तो। क्वेश्चन नंबर 90 और 83 और 98। 83 और 90 कर रहा हूँ पहले। 83 90। 83 देखो। 83 इज डिस्प्रपोर्शनेशन कौन कौन से हैं। 83 में ऐसे पूछो कि कौन से में डाउट है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन का मीनिंग तो मेरे ख्याल में तुम्हें पता होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो, रिडक्शन भी होता हो। पहले में तो Cl मुझे दिख रहा है, ये -1 है, ये +1 है। दूसरे में H2O2 वाला भी किया, -1 से 0 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है, तो रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तीसरे में Mn दो जगह दिया हुआ है, 7 है, KMnO4 है ना, 7 से K2MnO4 में आई थिंक 6 रह जाएगा, और MnO2 में आई थिंक 4 रह जाएगा, तो 7 से 6 भी हो रहा है रिडक्शन, 7 से 4 हो रही है ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, ये वाला रिडक्शन, ये वाला ऑक्सीडेशन, है ना। डी में सारों में दिया क्या आंसर? सर इसमें आंसर ना बी सभी में दिया आ हुआ गया है, फिर लाइक तो। यस सर। 7 से 4। 7 से ये वाले दोनों देखना सेम ही हो गया ना, सी नहीं है फिर। ध्यान से चेक करना बेटा, 7 से 6 और 7 से 4 दोनों ही क्या हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहे हैं, तो फिर ये नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनेशन बाकी है। ये हो रहा है 6 से 7, हाँ ये हो गया, ये 6 से 7 ऑक्सीडेशन है, लेकिन 6 से 4 क्या है, रिडक्शन। तो एक रिडक्शन चाहिए, एक ऑक्सीडेशन। ये वाला निकाल दो बीच में से, तो इसमें दोनों ही क्या हो रहे हैं, रिडक्शन। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आंसर बनेगा बेटा, ठीक बन गया फिर तो, बी है ना। चेक करो सुचित्रा। यस सर हो गया। 90। POH निकालना है। 50% अगर आयोनाइज हो गया तो 50% सॉल्ट बन गया, 50% एसिड रह गया। 50% सॉल्ट और 50% एसिड मींस पीएच आ गई पी के, वो तो इक्वल ही हो गया ना, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये इक्वल हो गया बेटा, log 1 आ गया। दिव्या ये फोन ले जाओ मेरा, चेक करो अगर पीएच, ये अपने पास ही रख लो यार। पीएच आ गया तो पीओएच आ जाएगा 14 माइनस करके। चेक करना आंसर कोई मैच हो रहा है हमारा, है ना। पीएच आ गया 4.5, पीओएच 14 माइनस कर लो, ये आ गया 4.5, 14 माइनस कर लो।
ठीक है। आगे देखना बेटा और कौन सा रह गया। 98, 97, 98, एक 89 सर करना। ना हाँ बेटा। सर वो 97 में बस यही पूछना था, NH4 पॉजिटिव हम स्ट्रॉन्ग एसिड गिनेंगे, मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होना चाहिए ना? एक मिनट, 97 कह रहा यस सर। है। बफर, बफर कौन सा है? पहले ही है बाकी अमोनिया वाला। हाँ ये सर, बाकी तीनों तो बिल्कुल सही है, बस अमोनिया वीक बेस है, उसमें NH4 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसिड गिनेंगे। स्ट्रॉन्ग थोड़ा चाहिए होता है यार। नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस एक वीक बेस वीक का सॉल्ट होता एसिड, है ना? एक वीक बेस या उसका सोल्ट चाहिए होता है, उसका हाँ कंजुगेट सॉल्ट में बेस चाहिए एस्टर होता है। अच्छा, सिर्फ कंजुगेट बेस होता है, हमने ये नहीं किया था भाई सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। कंजुगेट चाहिए वैसे, चलो ठीक है। वैसे ये इसका आंसर NH4 पॉजिटिव चाहिए था, हमें NH4Cl चाहिए था। हाँ ये सर 97 वही ना, का वो मुझे वो करेक्ट कर स्ट्रॉन्ग लो एसिड बेटा, का लगा। गलत दिया हुआ है, इसमें सीएल करेक्शन है। कर दूं? हाँ NH4Cl होगा 97 में। अमोनिया और NH4OH तो एक ही चीज है ना, अमोनिया भी तो NH4OH ही है, तो दोनों ही NH4OH लिख दिए इसमें। यस सर, बस अकेला वही पूछना NH4 है। पॉजिटिव लिख देता फिर सही था, ठीक है। हाँ यस सर, बस वही पूछना है। करेक्शन है। 89 कर रहा हूँ। इक्वल वॉल्यूम ऐड कर देते हैं, अगर इक्वल वॉल्यूम
चेक करना बेटा, ये इतना आ गया, तीनों को ऐड किया, यहाँ तक कर लिया था n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3, ये मैंने ऐड कर दिए, 10⁻³ इंटू v कट गया, 10⁻³ 10⁻⁴ pH4 10⁻⁵ इनको ऐड किया, ये आ गया 111/3, इसको सॉल्व किया, इतना बन जाता है, बी आंसर बना। ठीक है, तो चलो किसका डाउट था? Yes, sir. लास्ट एक 98 कर रहा हूँ इसमें से। आदित्य बताओ, फेरस ऑक्सलेट में एक स्पेशल चीज थी, कितना टोटल ऑक्सीडेशन कितना निकाला तुमने जो होगा? फेरस ऑक्सलेट है 3, फिर तो ठीक आना चाहिए तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना। अरे को तो पीओएच फिर में 1 मोल उन्होंने तो ना 5 इलेक्ट्रॉन, आयरन का लिया नहीं था, वो डाउट था। हम लेंगे ना आयरन का तो। हाँ लेंगे, फेरस से फेरिक बनेगा। 98 का आंसर सही नहीं है हमारे पास, डी दिया हुआ है। हाँ जी ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अगर होते तो 1 मोल हो जाता, 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1/3, 5 है तो 5/3, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना KMnO4 में, तो 5/3 आ जाएंगे। ठीक है, यस। और कोई चेक करो, नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करें। लास्ट एक फोर्थ रह गया, फोर्थ में चेक करो कौन कौन से डाउट्स हैं। फर्स्ट 10 में से देख लो बेटा 60 तक। $55 and $63। $55, $63, पहले दो क्वेश्चन देखो। A eluted first, this indicates low RF separator। जो जल्दी एल्यूट हो गया बेटा, इट मींस वो कम एब्जॉर्ब हो रहा है। एल्यूशन का मतलब होता है उसे हमने डिसॉल्व करना होता है। ये देखो, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ए और बी एब्जॉर्ब हो गए, बाद में हम सॉल्वेंट डालेंगे जो किसी एक को डिसॉल्व कर ले। अब अगर ए एल्यूट फर्स्ट हो रहा है, इट मींस ए जल्दी डिसॉल्व हो रहा है, इट मींस ए लेस एब्जॉर्ब हुआ है। इफ मोर इजीली एल्यूट हो रहा है, इट मींस लेस एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इसमें वीकर एब्जॉर्प्शन होएगी, बी हैज, इसका मतलब इसका तो लेस है, बी का क्या हो जाएगा फिर, बी का स्ट्रोंगर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। पहले इतनी चीज देखो, समझ आई कि नहीं? अगर हम ऊपर से पानी डालते हैं या सॉल्वेंट डालते हैं, तो जो सॉल्वेंट में पहले घुल जाता है, इसका मतलब वो एब्जॉर्ब इजीली नहीं हुआ था,
उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना था, तभी तो वो घुल गया। जो एल्यूट नहीं हुआ, इट मीन उसका बॉन्ड क्या बना, स्ट्रॉन्गर। तो बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, पहला तो ये प्रूव कर दिया मैंने। फिर इसका आरएफ देख लो। आरएफ तो रेशियो होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस। जो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है बेटा वो डिस्टेंस कवर कम करेगा। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें एक स्पॉट लगा लेते हैं इस पे, दोनों और भी मिक्सचर डाल दिया। जैसे इसे सॉल्वेंट में डाला, ये दोनों आपस में सेपरेट होने लग गए। एक यहाँ आ गया, मान लो कि यहाँ आ गया, दो डॉट्स लग गए। एक यहाँ आ गया, दो डॉट्स लग गए। तो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है वो नीचे रहेगा ना, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि उसकी इल्यूशन जल्दी नहीं हो रही। जो ज्यादा ऊपर क्या जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। सॉल्वेंट में घुल के ऊपर जाएंगे ये। तो ए तो ऊपर चला गया क्योंकि सॉल्वेंट में ज्यादा घुलता है। बी नीचे रह गया क्योंकि बी ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है वो नीचे रह जाता है। अगर ऐसा है तो आर एफ क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना होता है। आर एफ अगर ए के लिए निकालें तो उसका डिस्टेंस ए का ये वाला है, डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड सॉल्वेंट का डिस्टेंस। सॉल्वेंट का डिस्टेंस तो एक जैसे ही है, मान लो ये सॉल्वेंट आ गया, यहाँ तक पहुंच गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का डिस्टेंस कवर्ड मान लो ये है, कैपिटल डी है। आर एफ बी का डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कौन सा है, बी का ये वाला D2। तो चेक करो फिर कोई आंसर बनता है या नहीं, पढ़ो अब इसे दोबारा से। जिसका एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्गर होगा उसका आरएफ क्या होगा, कम होगा। क्योंकि कॉलम इसमें ये क्रोमेटोग्राफी को हम, एक और क्रोमेटोग्राफी थी ना, इसे क्या कहते हैं, एक पेपर होती है, एक और होती है, एक कॉलम होती है, थिन लेयर। थिन लेयर में इसकी जरूरत पड़ती है आरएफ फैक्टर की। थिन लेयर में कोई एक्सपोर्ट लगाते हैं मिक्सचर का, उसे फिर पानी में या सॉल्वेंट में रख देते हैं। सॉल्वेंट इसके ऊपर एब्जॉर्ब, सॉल्वेंट इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा, सॉरी एब्जॉर्ब होगा तो ऊपर तक जाएगा। जो सॉल्वेंट में ज्यादा घुल जाता है वो आगे निकल जाएगा, सॉल्वेंट में कम घुलता है वो पीछे रह जाएगा। जो सॉल्वेंट में कम घुलता है वो इसलिए कम घुलता है क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन कॉलम के ऊपर ज्यादा हुई हुई है। तो आर एफ क्या होता है, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से डिस्टेंस सब्सटेंस का और बेस लाइन से डिस्टेंस सॉल्वेंट का, इनकी रेशो को आर एफ कहते हैं। तो आर एफ ए और बी का मैंने निकाल दिया, तो हम कहेंगे बी का क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है तो उसका आर एफ क्या है, कम। इट मीन एक कंक्लूजन निकल गया, substance that gets absorbed more, its RF will be less। तो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है उसका RF क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे कर लेना बेटा, चेक करो, थोड़ा सा पढ़ भी लेना वहां से। ठीक है, पढ़ाया हुआ आपको यस प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर में। 63 कर रहा हूँ। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन रिवर्सिबल है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आयोडीनेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड। बताओ भी, आयोडिक एसिड होता है जब पारायोडिक एसिड होता है? कुछ ऐसा तो नहीं कि पारायोडिक एसिड होता हो इसलिए गलत दे दिया हो। सर दिया तो बी ऑप्शन, दोनों सही है पर एक्सप्लेन नहीं कर कर तो रही है। रिडक्शन लिख रहा हूँ बेटा, ये होता था RH प्लस आयोडीन सनलाइट RI+HI। रिवर्सिबल इस वजह से है, हाँ ये एक्सप्लेनेशन ऐसे आएगी क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज रिवर्सिबल ड्यू टू HI। हम क्या करते थे, HI इज ऑक्सीडाइज्ड बाय HiO3 एंड HNO3। ठीक है, ये आयोडी की होता है ना। HiO3 से रिएक्ट करके आयोडिक से क्या बना देता है, आयोडीन एंड वाटर बन जाते हैं। 2 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
ये हम ऐसे करते हैं 5 3 3 वाटर चेक करो बैलेंस्ड है, तो ये एस आयोडिक ही होता है, पैरायोडिक नहीं होता। रीजन ये बनता बेटा क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी वजह से रिवर्सिबल हो जाती है रिएक्शन, फिर ये करेक्ट रीजन होता है। ठीक है, तो हमें क्या ऐसे लिखा हुआ उसने कि रिवर्सिबल है क्योंकि HI की वजह से है, ऐसा लिखा कहीं? नो सर। नहीं लिखा, तो फिर एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगा। फर्स्ट सही कर लो, रिवर्सिबल है यस। सेकंड भी सही कर लो, आयोडिक एसिड या HNO3 डालते हैं। और आजकल एक और काम करवाते हैं हम तो ये करवाते ही नहीं, कौन सी रिएक्शन करवाते हैं? फिंकलस्टीन। हम तो इसे छोड़ ही चुके हैं, फिंकलस्टीन करवाने लग गए। उसमें क्या होता था, फिंकलस्टीन में RCl ले लेते हैं, उसमें डालते हैं NaI, है ना, यही होता था, RI बन जाता है। हम तो RCl बना लेते हैं। F के लिए स्वार्ट्स करवाते हैं, इसके लिए फिंकलस्टीन। 63 चेक करो, आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट आउट है आपका 72 एंड 100। 72 कर रहा हूँ। तो आंसर ही एक लग रहा है, कोई बन ही नहीं रहा। पहले NBS तो अलाइलिक हैलोजिनेशन करवाता है, NBS NCS एंड SO2 Cl2 तीन है हमारे पास, NBS NCS एंड SO2 Cl2, इनका काम था अलाइलिक हैलोजिनेशन। तो ये अलाइलिक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ ये वाला अलाइलिक है या फिर ये अलाइलिक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चलें तो यहाँ पे Br लगा दिया मैंने, और आगे इसमें जैसे ही वाटर डाला हाइड्रोलिसिस हो जाएगी बेसिक मीडियम में। हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, Br हट के OH लग जाएगा। बताओ ये SN1 होएगी या SN2 होएगी? वाटर डाला मैंने, वाटर से SN1 होती है SN2? तो ये हाइड्रोलिसिस है वही वाली, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। K2CO3 का ज्यादा रोल नहीं है, थोड़ा सा KOH बन जाएगा बेसिक मीडियम में, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो इसका तो चॉइस एक ही बन सकता है। 100 से पहले बोलना बेटा, किसी का कोई और डाउट है क्या? 100 से पहले कोई और डाउट है? हंड्रेड कोई बता सकता है? वो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा फील्ड ग्राफ नहीं दिखाता? बी बी एस का आंसर देखना। यस सर। डबल बॉन्ड करेक्ट है बेटा, डबल बॉन्ड होने की वजह से टूटेगा ही नहीं। तो जब इसकी रिएक्शन आप बेंजीन से और AlCl3 से करोगे तो नो रिएक्शन लिखोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर टूटेगा नहीं, तो फिर आगे कैसे जुड़ेगा, है ना। बाकियों में हो जाती है, फर्स्ट और फोर्थ में असाइलेशन होती है, थर्ड में अल्काइलेशन होती है, सेकंड में हो नहीं पाती ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर। और कोई चेक करो, कोई भी डाउट है किसी का? आदित्य, अक्षर, कोई और डाउट है बेटा? नो। ठीक है, कल मिलते हैं फिर कल के टेस्ट के लिए।